हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। 28 ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मिले थे, है ना। 27 ऑफ दिसंबर के क्वेश्चंस आपको मिल गए थे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है @A1IAS से। आप जब सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हुए थे, है ना। अभी हम पहले वो देखेंगे और उसके बाद आज के करंट अफेयर्स हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है who has been recently appointed as NHRC चेयरपर्सन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है, ठीक है। एनएचआरसी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि अपॉइंट कौन करता है ना। अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इस कमेटी को हेड कौन करता है? इस कमेटी को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें और कौन होता है? इसमें होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका था मैं। लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। इसलिए कौन कौन होगा? लोकसभा में होगा राहुल गांधी और राज्यसभा में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन होंगे इसमें? हमारे होम मिनिस्टर होंगे। और कौन होंगे? स्पीकर होंगे। और कौन होंगे? हमारे डिप्टी चेयरपर्सन होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कौन कौन होने वाले हैं कमेटी में, किस चीज के लिए, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को चूज करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो किसको अपॉइंट किया गया है? अभी अपॉइंट किया गया है वी रामा सुब्रमण्यन को। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कल करंट अफेयर्स में। इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसको आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025 डब्ल्यू, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड 2025 डब्ल्यू का थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हो सकता है भारत @100 सोचे या कुछ और सोचे, पर आपको ध्यान रखना है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ADB, Asian Development Bank, has pledged $500 million for sustainable infrastructure to which country? ठीक है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस कंट्री को $500 मिलियन देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। का करेक्ट आंसर है इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में आपको पाकिस्तान दिखे तो आप सोचना पाकिस्तान लोन लेता है, ठीक है, अपने कर्जे चुकाने के लिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। यह इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है Who won the silver medal at the Junior World Pancake Sled Championship, ठीक है। हमारे देश का नाम किसने रोशन किया है वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड पैनकेक स्लेड चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हुआ? जो कि हुआ अबू धाबी में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे देश का नाम किसने रोशन किया है? हमारे देश का नाम रोशन किया है नुसरत फातिमा ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कारगिल से बिलोंग करती हैं और सिल्वर मेडल भी लेके आई हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया, सिल्वर मेडल लेके आई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किसने? नुसरत फातिमा ने, जो कि कारगिल से बिलोंग करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अभी रिसेंटली गवर्नर कौन बने हैं बिहार के? तो अभी करेक्ट आंसर इसका आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी कौन बन चुके हैं? ये बिहार के गवर्नर बन चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर के गवर्नर थे ये आप मुझे बताएंगे। कौन से नंबर के गवर्नर थे ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब विश्वनाथ आरेलकर को कहां भेज दिया गया है? इनको भेज दिया गया है केरला के अंदर। और केरला के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बना दिया गया है बिहार का गवर्नर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थे, क्योंकि केरला की जो सरकार है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की, उनके साथ इनकी बहुत ज्यादा नोकझोंक चल रही थी। ये आपको ध्यान रखना है। और अब इनको बिहार ट्रांसफर कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और विश्वनाथ आरेलकर को कहाँ भेज दिया गया है? केरला भेज दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग आज के टॉपिक पे जाएंगे। आज हम लोग 28 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे। 92 ईयर्स की उम्र में अब इन्होंने दम तोड़ दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था काफी काफी बढ़िया था। कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने लेड के, आपको पता है, जो कि काफी मुश्किल होता है चलाना, बट इन्होंने काफी अच्छी तरीके से चलाया, है ना। आपने सुना होगा कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था, ठीक है। तो आप करप्शन का नाम सुनते होंगे, उसमें आप कांग्रेस को आरोपी आरोपी बताते हुए सबको सुनते होंगे। पर कभी भी किसी ने भी, इवन अपोजिशन पार्टी जो थी उस टाइम की बीजेपी ने भी, कभी भी मनमोहन सिंह के छवि के ऊपर दाग नहीं लगाया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब मनमोहन सिंह को उनके विरोधी भी उनको बहुत ज्यादा ईमानदार मानते थे। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इनको मानते थे कि ये
कभी भी करप्शन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट में से एक रहे हैं और इनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट भी मिली है इंडिया के अंदर, आपको पता ही है ना। यूपीए एरा को इसने लीड किया, इन्होंने लीड किया 2004 से 2014 तक, ये देश के प्रधानमंत्री रहे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अकेले ऐसे व्यक्ति व्यक्ति हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और फिर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में तो आप सुनते ही होंगे, है ना। वो अभी तक के सबसे बड़े इकोनॉमी के रिफॉर्म्स किए गए थे, वो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखरेख में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकी जोड़ी ने ही एलपीजी रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किसके बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में। काफी ईमानदार व्यक्ति थे, अब ये नहीं रहे। एम्स में इन्होंने आखिरी सांसें ली, 9:51 पे इन्हें डेड घोषित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी वाइफ है गुरुशरण कौर और इनके 3 बच्चे हैं, 3 डॉटर हैं इनकी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने हेल्ड किया। एक बार देखना कि ये सब कुछ बन गए जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, जो कि काफी पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, ऑलरेडी बता चुका हूं, और चेयरमैन भी रह चुके हैं यूजीसी के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये गवर्नर रहे थे 1982 से लेके 85 तक। ये देखो उस टाइम किसका एरर था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में। और इन्होंने लाइसेंस राज भी इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद खत्म किया देश में, ठीक है, और देश को लिबरलाइजेशन की तरफ ले गए, ठीक है। जो उस टाइम की मांग थी, उस टाइम के उस समय की मांग थी, उस समय को समझते हुए एलपीजी रिफॉर्म्स को लाए कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब अलविदा कहते हैं, वो एक तरीके के हीरो ही थे देश को, और हम लोग उनको सैल्यूट भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 150 एमपीज वाला, ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि कहाँ पे गए हैं। बेलगाम सेशन हुआ था, इनके बारे में ऑलरेडी मैं कल आपको बताया था, ठीक है। बेलगाम सेशन हुआ था कब, 1924 में, है ना। कहाँ पे हुआ था, बेलगाम में हुआ था, कर्नाटका में। अब उसी सेशन को एक तरीके से 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के 150 एमपी को उन्होंने एक तरीके से बुलाया और सब लोगों ने बेलगाम सेशन को अटेंड किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो बेलगाम सेशन है, अब ये इसको बेलागावी कहा जाता है, इस बेलगाम को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। 1924 में पहली बार और आखिरी बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, और एज अ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने होस्ट किया था क्या, कांग्रेस का सेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ सकती है। ये उस टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बेलगाम सेशन के टाइम की, है ना। इसमें देख लो कौन कौन थे, सारे इंपॉर्टेंट लीडर आपको दिख जाएंगे। कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थे, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर थे कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर थे कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1924 से पहले थोड़ा सा वहां पे तनाव भी था, सामाजिक तनाव, ठीक है। तो वो जो ये जो सेशन लिया गया, उसको महात्मा गांधी ने लीड किया, और इसे पावर ऑफ यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड कलेक्टिव एक्शन भी माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये कुछ पिक्चर्स थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंसिडर्स कटिंग इनकम टैक्स टू बूस्ट कंजप्शन रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सोच रही है कि जो इनका इतना इनकम टैक्स हम लोग लगाते हैं लोगों के ऊपर, है ना, अब शायद हमें उन्हें कम करना चाहिए। आपको पता है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इनको, निर्मला सीतारमन को, है ना। भाई इन्होंने इतना इनकम टैक्स लगा दिया है आम लोगों के ऊपर, ठीक है। मतलब वो सैलरी कमाते हैं, सैलरी का कुछ हिस्सा मतलब सीधा गवर्नमेंट के पास चल जाता है, और उस लेवल का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करने का नहीं सोच रही, बट इनकम टैक्स जरूर कम करने का सोच रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, पक्का नहीं है, बट कंसिडरेशन में है कि हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इनकम टैक्स कम कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनकम टैक्स के बारे में आप जानते होंगे कि पहले एक ओल्ड टैक्स रिजीम था, है ना, एक ओल्ड टैक्स रिजीम था, उसमें भी काफी ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे। फिर आया एक न्यू टैक्स रिजीम, कब, न्यू टैक्स रिजीम आया 2020 के अंदर, है ना।
और फिर लोगों को ये नहीं कहा गया कि आप सारे के सारे न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर लो, नहीं, ये कहा गया कि दो ऑप्शंस आपके पास, दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, है ना। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेस कम नहीं थे, बट ओल्ड टैक्स रिजीम जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, तो इस तरीके से ज्यादातर लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम चूज कर रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है कि हम लोग अब जो टैक्स है उसको ही थोड़ा सा कम करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 15 लाख से जितने भी लोग थे, 15 लाख से ज्यादा जो कमाते थे, सब पे 30% का टैक्स था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टैक्स की कमाई होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स में, अगर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किन लोगों से लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिनकी 15 लाख से 10 लाख से जिनकी सैलरी ज्यादा है ना, उन सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। सबसे ज्यादा कमाई लोगों की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्हीं से होती है जिनकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है एनुअली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इस टैक्स को कम करने की बात करी जा रही है, क्योंकि अभी आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि बाहर की कंट्रीज में अगर टैक्स लिया जाता है तो उसको उनको उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी बातें आपने देखी होगी कहाँ पे, बाहर की कंट्रीज में। तो एक तरीके से काफी प्रेशर भी था, और अगर ऐसा करने की सोच रही है तो ऑब्वियसली अच्छी बात होगी, ठीक है। अगर इनकम टैक्स कम होगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसे होंगे, लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो वो घूम फिर के इकोनॉमी के अंदर ही जाने वाले हैं, ये चीज आपको बताइए, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स कम होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, हैंड में हमारे पैसे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हाथ में पैसे हुए तो हम लोग उसे कंजम्पशन के लिए भी यूज करेंगे, है ना, उसे हम मार्केट में कंजम्पशन के लिए भी यूज करेंगे, और फिर वो एक तरीके से जो पैसा है वो आपके हाथ में रुक नहीं रहा, वो एक तरीके से मार्केट में ही जा रहा है, तो इकोनॉमी उससे भी बूमिंग करेगी, है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इससे अच्छा इनकम टैक्स ही खत्म कर लो, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं, बट कैलकुलेशन के हिसाब से इनकम टैक्स से हमारे देश को फायदा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट को फायदा ही होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें और जानेंगे हम लोग इनकम टैक्स के बारे में, हम लोग एक दो चीजें और जान लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स के अभी 165 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 165 इयर्स। तो आप सोच रहे हो कि 165 इयर्स कैसे कंप्लीट हो गए, तो आपको ध्यान रखना है 165 इयर्स कंप्लीट हो गए क्योंकि इनकम टैक्स को इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हैरानी की बात यह है, जो अभी तक आपको नहीं पता होगी, हैरानी की बात यह है कि इनकम टैक्स को इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि 1857 में म्यूटिनिटी हुई थी, ये तो आपको पता ही है ना। 1857 में सब लोग जंग के लिए तैयार हो गए थे और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। हालांकि जो हमारे इंडिजिनस जो यहाँ के लोग थे उनकी हार हुई, हम लोग जीत नहीं पाए, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, बट वो जो सरकार थी, ब्रिटिश की जो सरकार थी, वो भी काफी ज्यादा डर गई थी, ठीक है। और उनके पास पैसों की भी कमी होगी, तो इसलिए वो पैसे वसूलने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, कब, 1860 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहीं से इनकम टैक्स वाला सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1923 में इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1923 लाया गया, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1923 लाया गया, ठीक है। इस इस एक्ट के तहत ये जो पूरा सिस्टम था इसको ज्यादा फॉर्मलाइज कर दिया गया और स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया, ठीक है। तो इस एक्ट के लाने के बाद इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और फिर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 आया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी एक्ट को अभी हम थोड़ा मान रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो इसी एक्ट के अनुसार चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। जो कि एनफोर्स कब हुआ था, जो कि एनफोर्स हुआ था 1962 के अंदर, 1961 में एक्ट लाया गया था, 1962 में एनफोर्स हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक आप इनकम टैक्स के बारे में सारी चीज समझ चुके होंगे। अभी 165वां साल कंप्लीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन का 165वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं हम लोग, 165th एनिवर्सरी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की मना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स की मना रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोगों ने 165 साल कंप्लीट कर लिया, और अगर ऑप्शन में आ गया तो आप उसको नहीं करके आएंगे, इसका मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 165 साल हो गए किसके, इनकम टैक्स के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ सरपासेस चाइना, क्रूड डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स में गैदर स्टीम, ठीक है। तो अब न्यूज ये आ रही है कि जो इंडिया के ऑयल डिमांड का जो ग्रोथ है ना, ऑयल डिमांड नहीं, ऑयल डिमांड का ग्रोथ, इस वर्ड पे आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है। मतलब जो ग्रोथ है, जो उसका हर एक ईयर जो ग्रोथ होता है वो हमारा चाइना को भी सरपास कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्रोथ है ऑयल डिमांड का, वो चाइना को भी सरपास कर रहा है, डिमांड नहीं, सिर्फ डिमांड का ग्रोथ की बात कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑयल डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल मंगवाते हैं, या तो वो रशिया से होता है, या वो वेस्ट एशियन कंट्री से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रही है, चल रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग का जो ग्रोथ है ऑयल डिमांड का, वो चाइना को सरपास करने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा ऑयल को कंज्यूम करता है तो कौन सी कंट्री है? वो है यूएसए। आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है चाइना। ये डेटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और थर्ड कौन है? थर्ड पे इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल को कंज्यूम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑयल कंज्यूमिंग में ऑयल कंज्यूमर्स टॉप के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिसेंट का डेटा है। यूएसए, चाइना, इंडिया, फोर्थ पे आप रशिया को रख सकते हैं, और फिफ्थ पे आपको रखना होगा सऊदी अरेबिया को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबसे ज्यादा अगर कोई पूरे वर्ल्ड में ऑयल कंज्यूम करता है तो वो है यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया जो है चाइना से और यूएसए से बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है। रैंक वाइज ये थर्ड नंबर पे है, पर ये आई थिंक 20% के आसपास करते हैं, ये 15% के आसपास, और इंडिया जो है सिर्फ 5% के आसपास करता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आगे बात, तो यूएसए, चाइना और इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल कंज्यूमिंग में सबसे ज्यादा, तो ये हो गए। अगर पूछा जाए कि ऑयल इंपोर्ट करने में सबसे ज्यादा कौन है, तो ऑयल इंपोर्ट करने में है इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया नहीं, चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल प्रोड्यूस करने में कौन सबसे ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑयल प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे है कौन? सऊदी अरेबिया, और थर्ड नंबर पे है कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज को मत लगा के आ जाना, वेनेजुला मत लगा के आ जाना, वेनेजुला काफी पीछे है, ये आपको ध्यान रखना है। इराक मत लगा के आ जाना। सबसे पहले यूएसए, सऊदी अरेबिया, फिर है कनाडा, और फोर्थ पे आई थिंक रशिया। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑयल प्रोड्यूसिंग भी सबसे ज्यादा यूएसए। तो क्या यूएसए भी ऑयल प्रोड्यूस करता है? तो हाँ, बिल्कुल यूएसए भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑयल ऑयल कंज्यूम भी सबसे ज्यादा यूएसए ही करता है, और ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया थर्ड नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑयल कंज्यूम करता है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यही ऑयल कंज्यूम करने का जो ग्रोथ है, ऑयल कंज्यूम करने का जो ग्रोथ है, वो चाइना को सरपास कर गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना से भी ऊपर बढ़ गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप सारी चीजों को समझ पा रहे होगे, है ना। हम जो ऑयल कंज्यूम करते हैं, जो भी हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, उसका उसका 15% जो है वो तो हम क्या करते हैं, खुद ही निकालते हैं। देखिए इंडिया के जो अलग अलग सोर्स हैं वहां से निकालते हैं, और 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास ऑयल है उसका 85% इंपोर्ट किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह से काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लोग दूसरे कंट्रीज को देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली जो अलग अलग रिन्यूएबल सोर्स है उनको को यूटिलाइज कर पाए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सारी चीजों को, सोलर एनर्जी, इन सारी चीजों का यूज कर पाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे, और इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब चीजें भी यूज करते हैं। ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब क्या हो गया कि जो हमारा जो ऑयल का जो डिमांड है, वो उसका जो ग्रोथ है वो सरपास होता जा रहा है, उसकी वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल मंगवा रहे हैं वो किससे मंगवा रहे हैं? वो मंगवा रहे हैं हम लोग रशिया से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए का टारगेट क्या था जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया? तो यूएसए का टारगेट था कि हम लोग रशिया को एक तरीके से साइडलाइन कर देंगे, और इसलिए इंडिया पे काफी ज्यादा दबाव भी बनाया गया, है ना। बट इंडिया ने बिल्कुल उसका उलट क्या किया, रशिया से और ज्यादा ऑयल परचेज किया, और अब इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर कौन बन गया है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए? रशिया बन गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में? रशिया के बारे में। और अब हम लोग ऑयल को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यूक्रेन कहता है कि आपका जो ऑयल है ना, वो वॉर को फंड कर रहा है, और आपके ऑयल में ब्लड लगा हुआ है। तो हम लोग उनको रिब्यूटल देते हैं कि भाई, और यूरोपियन कंट्रीज को भी कहते हैं कि भाई, जब आप लोग ऑयल खरीदते हो, ठीक है, गैसेस खरीदते हो किसके? रशिया के, तब उसमें खून नहीं लगा रहता, ठीक है। ये सारी चीज चलती रहती है, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इट्स अप टू ट्रम्प टीम टू मेक फर्स्ट मूव टू इंप्रूव टाइज, ठीक है। तो आपको पता है कि जब से ट्रम्प जीते हैं तब से अमेरिका काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, ठीक है। एग्रेसिव कैसे हो गया? क्योंकि जो बाइडेन जो थे, उन्हें लेम डक प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, ठीक है। लेम डक प्रेसिडेंट वो होता है जो कि अपना पद अब छोड़ के जा रहा है और दोबारा वो इलेक्ट नहीं होके आने वाला, तो उसे कहेंगे हम लोग लेम डक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ज्यादातर जो लेम डक प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं होते। बट जो बाइडेन और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, क्योंकि अब आ रहे थे ट्रम्प, तो वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा कर ले ताकि रशिया बुरी तरीके से फंस जाए। तो काफी ज्यादा उन्होंने, आपको पता है यूक्रेन ने किस टाइप से तबाही मचाने की कोशिश की, कहाँ पे? रशिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और रशिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारी चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो अब जो रशिया है काफी खुश है, क्योंकि जो ट्रम्प है उतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है किसके?
व्लादिमीर पुतिन के और रशिया के। तो रशिया की तरफ से कहा गया कि हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे, प्लस पर बात यह है कि जो सबसे पहला जो मूव चलना होगा वो यूएसए में ट्रम्प को ही चलना होगा बात करने के लिए, ठीक है। और हम कोई भी कंडीशन लगाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कोई भी कंडीशन ऐसा होता है ना कि इस ये कंडीशन पूरी होगी तभी हम लोग बात करने के लिए टेबल पे आएंगे। तो रशिया की तरफ से कहा गया कोई भी कंडीशन नहीं है भाई, हम लोग बेझिझक बात कर सकते हैं यूक्रेन से और अमेरिका से। किसने कहा? रशिया ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब रशिया पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ट्रम्प आ गए पावर में इसलिए, ठीक है। रशिया के पास भी अच्छा चांस है बार, मतलब वो कुछ जो उन्होंने कैप्चर कर लिया है जमीन उसको कैप्चर रख के फिर वो टेबल पे आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है 15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टू टेक ऑन पाकिस्तान, व्हाई इज तालिबान बीटिंग बैक, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफगानिस्तान के कुछ ठिकानों के ऊपर जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते थे, उस पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। वो मारना किसको चाहता था? वो अफगानिस्तान वाले तालिबान को नहीं मारना चाहता था, नहीं अफगानिस्तान के लोगों को मारना चाहता था, वो मारता था तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के फाइटर्स को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीटीपी का मेन मकसद क्या है? टीटीपी का मकसद है कि जैसे तालिबान ने अशरफ घानी की सरकार को हटा के पावर को टेक ओवर कर लिया कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर, वैसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का यह मकसद है कि वो ऐसी पाकिस्तान को टेक ओवर कर ले। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाकिस्तान टीटीपी को एक आतंकवादी संगठन मानता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इमरान खान के टाइम पे इनसे थोड़ी बातचीत भी हुई थी और फिर सीज फायर भी हुआ था, बट फिर वो सीज फायर टूट गया और फिर अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाते हैं कहाँ के? पाकिस्तान के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो टीटीपी समझ में आ गया कहाँ से बिलोंग करता है? ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। और ये कहाँ ये क्या करते हैं? ये अफगानिस्तान में घुस जाता है पाकिस्तान से कभी कभी बचने के लिए। तो इस पे हमला किया किसने? पाकिस्तान ने। बस पाकिस्तान से हर बार यही गलती होती है कि वो मारने जाता है टीटीपी को और मार के आता है वहां के लोगों को। तो इस बार अफगानिस्तान के टोटल 46 लोगों को उसने मार दिया कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। उसमें ज्यादातर वुमेन और बच्चे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनके फाइटर जेट का आप क्या ही भरोसा कर सकते हो? मारने किसी और को जाते हो, मार के किसी और को आ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 46 बच्चे और महिलाएं अफगानिस्तान की मर गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। और अब अफगानिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है और इसलिए 15,000 तालिबान फाइटर्स अब बॉर्डर पे आ रहे हैं पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कसम भी खाई है कि इसको मजा चखा के रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रहना है किसके बारे में? तालिबान के बारे में। तालिबान भी भाई दो दो टाइप का है, ठीक है। तालिबान के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तालिबान भी दो है, एक तो हो गया अफगानिस्तान तालिबान, और एक हो गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके से अफगानिस्तान तालिबान को एक्सटेंडेड जो हैंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मान सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बॉर्डर को क्या कहा जाता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है बापसी सिद्धवा, ठीक है। तो बापसी सिद्धवा क्या थी? एक राइटर थी, पारसी राइटर, जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ, बाद में ये वेस्टर्न कंट्री में चली गई थी, अब ये नहीं रही, ये आपको ध्यान रखना है। 86 ईयर्स की उम्र में अब ये नहीं रही। इन्होंने पार्टीशन से रिलेटेड बुक लिखी है कि किस टाइप का हॉरर था उस टाइम, ठीक है। पार्टीशन से रिलेटेड बुक लिखी है कि इन्होंने, वापसी सिद्धवा ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी एक बार मैरिज भी टूट गई थी, फिर 40 साल की उम्र के आसपास इन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा खतरनाक न्यूज है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं आ रही। न्यूज क्या है कि चाइना अप्रूव्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट $137 बिलियन डैम ऑन ब्रह्मपुत्र क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर, ठीक है। अब 137 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट को चाइना ने अलाउ कर दिया कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन? चाइना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी इतना महंगा डैम 137 बिलियन डॉलर इस पे खर्च करने के लिए तैयार हो गया। कौन? चाइना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी तो कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी भी नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे प्लेनेट का अगर सबसे महंगा कोई प्रोजेक्ट है तो वो है $100 बिलियन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 400 किलोमीटर ऊपर धरती के चक्कर मार रहा है और वो चक्कर मारता रहता है और 1998 में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये $100 बिलियन के आसपास का था। और जो चाइना का जो डैम बनने वाला है वो $132 बिलियन का है। मतलब ये पूरे प्लेनेट का, पूरे धरती का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया? $132 बिलियन का कहाँ बनाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन?
कौन? चाइना। ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा टेंशन भी हो गई। टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि यार ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है इंडिया के लिए, है ना? क्योंकि जब चाइना और इंडिया का अगर कभी युद्ध हो गया, ऐसे होना तो नहीं चाहिए बट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाइना कभी भी पानी छोड़ के हम लोग को पूरी तरीके से बर्दाश्त बर्बाद कर सकता है और एक बाढ़ वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है हमारे ईस्ट में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? मतलब हम लोगों को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है कौन? चाइना। तो चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक हम लोग इसका विरोध भी करेंगे ऑफिशियली, है ना? और करना भी चाहिए क्योंकि ये जो डैम है इसकी वजह से पानी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेगा कौन? चाइना, ठीक है? तो हम जो हमारे जो कुछ लोग हैं, ठीक है, नेता नहीं और ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं, पर हम लोग जो आम लोग हैं, जो स्टूडेंट ये सभी हैं, हम लोग जो कहते हैं कि हमें पानी रोक देना चाहिए किसका? पाकिस्तान का। तो वही काम चाइना हमारे साथ कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। इंडिया में ब्रह्मपुत्र एंटर करती है कौन से स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र को ही ब्रह्मपुत्र इस तरीके से एंटर करती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो कहा जाता है कहाँ पे? तिब्बत के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है यारलुंग सांगपो से रिलेटेड कि इसे कहाँ कहा जाता है। तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से एंटर कर जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट से और फिर वो बांग्लादेश की तरफ चल जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ये चीज आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है? आई थिंक अब ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। ये जो डैम बनने वाला है इसके बारे में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? वो इधर कहीं डैम मिलेगा और काफी ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? एक और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डैम बन गया अरुणाचल प्रदेश के आसपास, ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है, तो अब तिब्बत को आप कहते हुए आपने सुना होगा कि तिब्बत को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, है ना? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि काफी इसकी हाइट पे है, काफी ज्यादा एलिवेशन पे है, प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा भी बना रहता है किस चीज का? अर्थक्वेक का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर अर्थक्वेक आया तो बहुत सारा पानी वहां से निकल के एक तरीके से अगर डैम डिस्ट्रॉय हो गया तो इंडिया की तरफ बढ़ सकता है और इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंडिया के कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है कौन? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और हमें क्यों विरोध करना चाहिए चाइना के इस बड़े प्रोजेक्ट का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मोर देन 10,000 माइग्रेंट्स डाइड दिस ईयर ट्राइंग टू रीच स्पेन वाया सी, एड ग्रुप से, ठीक है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका से आपको पता है कि माइग्रेशन चलता रहता है, दूसरी कंट्रीज में लोग जाते रहते हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जाता है तो यूरोप में जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है और अफ्रीका के काफी करीब भी है कौन? यूरोप। ये चीज आप जानते ही है ना? मैंने आपको गिब्राल्टर स्टेट के बारे में बता रखा है। उसी से कनेक्ट क्या है? उसी से तो यूरोप यूरोप कनेक्ट है ना? गिब्राल्टर स्टेट ही कनेक्ट करता है किसको? इधर करेगा यूरोप को और इधर करेगा अफ्रीका को। ये आपको ध्यान रखना है, सेपरेट कर रहा है। तो इसी के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू कौन चल जाते हैं? लोग यूरोप में चल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यूरोप में जाने के लिए लोग एक आइलैंड पे जाते हैं, उस आइलैंड का नाम है कैनरी आइलैंड। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ मिलेगा? जो कि आपको अफ्रीका के ऐसे वेस्ट में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है और इसी आइलैंड के होते हुए थ्रू ही लोग स्पेन में चल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसे जाने में करीब 10,000 लोगों की हर साल मौत हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक दिन में कम से कम 35 लोगों की तो मौत हो ही जाती है इस तरीके से, क्या बोलते हैं, जाने में, अफ्रीका से स्पेन जाने में, ठीक है? तो मतलब आप ये चीजों को समझ पा रहे हो कि मतलब कितने लोग अपनी जान गंवाए थे सिर्फ यह सोच के कि यार कुछ अच्छा जीवन जिएंगे या कम से कम अफ्रीका की जो गरीबी है उससे बच जाएंगे। तो उससे 37 के आसपास लोग मर जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मान लो कि कोई एक पूरी की पूरी फैमिली जा रही है और अगर वो पूरी फैमिली जाएगी तो समझ लो कि उसमें से एक या दो व्यक्ति का तो पक्का मरना तय ही है। ये बात एकदम गारंटी है। ये आपको ध्यान रखना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि कैनरी आइलैंड किससे रिलेटेड है? तो कैनरी आइलैंड स्पेन का। कैनरी आइलैंड आइलैंड्स जो है ये स्पेन के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेन से कनेक्टेड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके ईस्ट साइड में आप देखो एक कंट्री आपको मिलेगी, इधर ये रही, ठीक है? आपको इसमें दिखाता हूँ, ये मिलेगी। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको, मॉरिटेनिया, ठीक है? तो मॉरिटेनिया आपको कंट्री मिलेगी। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो गई भी हुई थी। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं, मतलब अफ्रीका के पहले लोग छुप छुप के मॉरिटेनिया में आते हैं और मॉरिटेनिया से लोग कैनरी आइलैंड की तरफ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो जो सबसे ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं वो किस तरफ से आ रहे हैं? मॉरिटेनिया की तरफ से आ रहे हैं। और करीब इस साल देखा गया कि 57,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे। कहाँ पे?
स्पेन के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद तो क्या होता है, यहाँ से कॉन्टिनेंटल यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो यूरोप में आसानी से घुसा जा सकता है फ्रांस के होते हुए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैनरी आइलैंड किस चीज से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फेलाका आइलैंड के बारे में, है ना, फेलाका आइलैंड के बारे में, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है गैलगपोस आइलैंड के बारे में पूछ लिया, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था सोकोत्रो आइलैंड के बारे में, याद होगा। फेलाका आइलैंड किससे रिलेट करता है, फेलाका आइलैंड रिलेट करता है किससे, कुवैत से। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो सोकोत्रो आइलैंड के बारे में कल मैंने आपको बताया था, यमन का जब मैं मैप बता रहा था। और अब आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, कैनरी आइलैंड के बारे में। कैनरी किससे बिलोंग करता है, कैनरी बिलोंग करता है स्पेन से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, पुतिन ओपन्स टू पीस टॉक विद यूक्रेन इन स्लोवाकिया इफ इट कम्स टू दैट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पुतिन है, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि काफी खुश हैं जब से ट्रम्प जीत गए हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रम्प उतना ज्यादा एंटी रशिया नहीं है जितना डेमोक्रेट पार्टी के कौन थे, जो बाइडन थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो स्लोवाकिया में जो भी गवर्नमेंट है, वो भी रशिया के अगेंस्ट में नहीं रहती, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब वो वेस्ट के ट्यून पे डांस नहीं करती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो स्लोवाकिया के पीएम है, वो भी हाल फिलहाल में यहाँ पे गए भी हुए थे, मिले भी थे किससे, पुतिन से। और अब पुतिन ने कहा है, रशिया की तरफ से कहा गया कि अगर स्लोवाकिया में अगर हम लोग समझौता करते हैं, पीस टॉक्स करते हैं, तो उस चीज के लिए अग्री है और कोई भी कंडीशन वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे तभी हम पीस टॉक्स के लिए बैठेंगे, नहीं। बिना किसी कंडीशन के हम लोग यूक्रेन से बातचीत करने के लिए रेडी हैं। किसने कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी पीस टॉक्स के लिए। स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है, एक बार आप देख लेंगे। इनका नाम है रॉबर्ट फीको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो स्लोवाकिया की लोकेशन आपको पता होगी। स्लोवाकिया देखो यूक्रेन से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है रॉबर्ट फीको, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे। न्यूज में क्यों थे, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। रॉबर्ट फीको जी इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इन पे अभी हाल फिलहाल में गोली चलवा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोली चला दी गई थी, बट ये बच गए, थोड़ा कुछ दिन तक सदमे में रहे, बट ये बच गए थे रॉबर्ट फीको जी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है स्लोवाकिया के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया सिक्योरिटी मस्ट बी गारंटेड बाय एनी यूक्रेन पीस डील। किसने कहा है, लेवरोव ने, ठीक है। तो लेवरोव के बारे में आप जानते होंगे, ये कौन है, ये है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी पीस डील करो, बट रशिया की जो सिक्योरिटी है, जो मॉस्को की सिक्योरिटी है, वो इंश्योर करके रहना। जब उसकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हम लोग क्यों ही एक तरीके से पीस डील करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साउथ कोरिया का जो नेक्स्ट न्यूज क्या है, साउथ कोरिया पार्लियामेंट अब में वोट करने के लिए तैयार है। किस चीज के लिए, अपने एक्टिंग प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गजब हो चुका है कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रेसिडेंट को इम्पीच करा गया है, और अब एक्टिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात करी जा रही है। कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साउथ कोरिया में वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था यून सूक योल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यून सूक योल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन थे, ये वहां के प्रेसिडेंट थे, कहाँ पे, साउथ कोरिया पे। बट इन्होंने क्या लगा दिया, इन्होंने लगा दिया, एक गलती कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया। और कहा कि बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स हैं साउथ कोरिया के अंदर, इसलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, सबके लोगों को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर जैसे तैसे करके वो कहाँ मिले, वो मिले पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन पास करने में यून सूक योल की जो पार्टी है, उसके मेंबर्स भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। ये आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से को इम्पीच कर दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बन गए वहां के एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम था साउथ कोरिया के अंदर कि वो जस्टिस तक लेके आए वो सारे प्रोसेस को, ठीक है। इम्पीचमेंट तो हो गया, अब वो जो पावरलेस व्यक्ति है, उसके पास अभी पावर है, पावरलेस तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। अब उसको एक तरीके से जस्टिस तक लाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कार्रवाई करने से ही मना कर रहे हैं। तो अब वहां के अपोजिशन पार्टीज ने सोच लिया कि अब इनको भी हटाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनको हटा दिया जाता है, तो एक तरीके से इतिहास बन जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया, कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर। यह चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। किसी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं करा गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है, ये थे यून सुक्योल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पक्का इस बार एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना है।
डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो साउथ कोरिया है वो इंडिया से ऊपर है, और काम उसके किस टाइप के हैं आपको दिख गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई सेट्स अ पैनल टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। एआई मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब देखो एआई का हम ज्यादा ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने वर्क के टाइम पे, ठीक है। तो हो सकता है एआई को यूज करके लोग ट्रेडिंग करने लग जाए, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें करने लग जाए, ठीक है। और हो सकता है इससे मार्केट भी मैनिपुलेट होने लग जाए, तो बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एआई का इथिकल यूज करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इथिकल यूज करना एआई का बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ही इसके फ्रेमवर्क को तैयार करने ही जो हमारा फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? पुष्पक भट्टाचार्य लीड करेंगे, ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखो एआई से रिलेटेड जो भी चीजें आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट याद रखनी पड़ेगी। पुष्पक भट्टाचार्य जी इस कमेटी को लीड करेंगे। और ये कौन है? ये है प्रोफेसर आईआईटी मुंबई के, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे, नीति आयोग से भी बहुत अलग अलग जो नामी संस्थाएं हैं इंडिया की, उनसे लोग होने वाले हैं। और इस कमेटी के तहत वो लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि एआई का कैसे इथिकल यूज किया जाए फाइनेंसिंग के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है भट्टाचार्य जिसे, तो आपको उनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पवन हंस सीक्स सेंटर्स अप्रूवल टू एक्वायर 23 मोर हेलीकॉप्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पवन हंस के बारे में हम जानेंगे। पवन हंस क्या है? ये एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इससे हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पवन हंस को बेच दिया गया था किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसको बेच दिया गया था? एक कंपनी को जिसका नाम था स्टार नाइन मोबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2022 में इसको बेच दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ शेयर्स बेच दिए गए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है 26th एडिशन ऑफ शास्त्र होस्टेड बाय आईआईटी मद्रास टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 3 से 7 2025, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी बच्चे कॉलेज में होंगे उनको पता होगा कि हर साल एक एनुअल फेस्टिवल होता ही होता है ना। तो वैसे ही आईआईटी मद्रास का एक एनुअल फेस्टिवल है शास्त्र नाम का, ठीक है, जो कि टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग आते हैं और अलग अलग टाइप का जो जिसे कहते हैं कैटेगरी में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी अलग अलग टाइप की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसमें अपना परफॉर्मेंस देते हैं और टोटल 60,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे होगा? आईआईटी मद्रास में होगा। टोटल 110 इवेंट है, 4-5 दिनों का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और क्या होगा? इसमें कॉमेडी नाइट भी होगी जिसमें जिसमें करण कंचन जी आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरलीन पन्नू आएंगी, गुरलीन पन्नू को आप जानते होंगे, ठीक है, कॉमेडियन को। तो ये सारे आने वाले कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसमें फार्मर्स को कैसे एआई से जोड़ा जाए, फार्मर्स को कैसे एआई से जोड़ा जाए, ये सारी बातें भी होगी, ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेक्स्ट न्यूज है रघुवर दास ऑल सेट टू रिटर्न टू झारखंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं वो एक उम्र के बाद उनको गवर्नर या राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। कि मान के चलते हैं कि अब वो रिटायर होंगे, है ना। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो उड़ीसा के पीएम थे, उड़ीसा के जो गवर्नर थे रघुबर दास जी, ठीक है, अब ये वापस बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, मतलब फिर से बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन करके फिर पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नर जो पोस्ट होती है वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, वो एक न्यूट्रल पोस्ट है। अब उन्होंने अपने पोस्ट को त्याग दिया है, तो अब वो पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रघुबर दास कौन थे? ये उड़ीसा के गवर्नर थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? रघुबर दास के बारे में। और हम लोग क्या देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही वीके सक्सेना नहीं, जो गाजियाबाद के एमपी भी रहे हैं, क्या नाम है उनका, जो कि आर्मी चीफ भी रहे हैं, उनको मिजोरम का अभी गवर्नर बना दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। और अजय भल्ला के बारे में तो आपको पता ही होगा, अजय भल्ला को क्या बना दिया गया है? उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को जो कि केरला के गवर्नर थे, उनको बिहार का गवर्नर बना दिया है। और जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र जी को, ठीक है, उनको केरला का गवर्नर बना दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ गवर्नर्स का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एमपी टू ट्रांसलोकेट 15 टाइगर्स टू छत्तीसगढ़ राजस्थान एंड उड़ीसा, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, है ना, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। इसी प्रोग्राम के तहत ही एमपी से 2 बंगाल टाइगर्स कहाँ जा रहे थे गुजरात में, और गुजरात से
दो लॉयंस कहाँ पे आ रहे थे, एमपी के अंदर। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद आप जो एनिमल्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह, अगर आपको लगता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट भी सिमिलर है या इस एनिमल को सपोर्ट करता है, तो आप उसको ट्रांसलोकेट कर सकते हो। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है एमएचए आस्क Assam Rifle to share list of villages in Myanmar, facial recognition plan to track border residents। ठीक है, तो आपको पता है कि म्यांमार से बहुत ज्यादा अराउंड म्यांमार से अराउंड 1643 किलोमीटर का हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां से बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो इंडिया में एंटर कर जाए, ठीक है। आप कुकी मिलिटेंट्स के बारे में जानते होंगे। कुकी का भी जो है वो बहुत सारे जो अभी विरोध कर रहे हैं, जो तहलका मचाने की कोशिश कर रहे हैं किस साइड में, मणिपुर में, वो जो बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं वो कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। और हमेशा वहां से इस टाइप की गतिविधि होती रहती थी, ठीक है। तो जो असम राइफल्स है वो एक तरीके से विलेजेस को शेयर करेगी। कितने विलेजेस हैं म्यांमार में? 10 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। उन सारी विलेजेस का नाम शेयर करने वाले कौन? असम। किससे? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंडिया के विलेजेस की बात नहीं हो रही, ये म्यांमार के विलेजेस की बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, मतलब क्या मतलब असम राइफल जाएगी और जाके चेक करेगी? तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पब्लिक सोर्स में अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहीं से डेटा निकालने वाली है कौन? असम राइफल्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसको दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फ्री मोमेंट रजीम को भी एंड कर दिया था। ये किसके साथ था? ये था इंडिया और म्यांमार का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया और म्यांमार का फ्री मोमेंट रजीम था। उसमें क्या था? अलग अलग रीजंस की वजह से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो इवन ड्यूटी की वजह से भी, या किसी अलग अलग टाइप की चीजों की वजह से, जो आसपास के जो लोग थे वो 16 किलोमीटर तक, या हो सकता है उनकी फैमिली हो, आधी म्यांमार में हो आधी इंडिया में हो, 16 किलोमीटर अंदर तक बिना वीजा बिना पासपोर्ट के इंडिया में एंटर कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के भी जो बॉर्डर वाले लोग थे वो म्यांमार के 16 किलोमीटर तक जा सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है। बट इस प्री मोमेंट रजीम को अभी हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और बॉर्डर पे फेंसिंग भी करनी स्टार्ट कर दी थी। किससे? म्यांमार से, क्योंकि वहां से मिलिटेंट्स आने का जो चांस है बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इंडिया को वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फ्री मोमेंट रजीम के बारे में। एक और चीज ध्यान रखना होगा, ये हो गया म्यांमार, वो हो गया इंडिया, ये चीज तो हो गई। एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अब हम लोग वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन मशीन्स भी लगा दें, ठीक है, ताकि जो भी एंटर आए उसका फेस भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो कब एंटर है और कब वो छोड़ के जा रहा है इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। नहीं तो एक बार एंटर कर गए 16 किलोमीटर के नाम पे, फिर वो कहीं पे भी घुस सकते हैं। इन सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और देखो किस किस के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है इंडिया में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल 1643 किलोमीटर का करता है बॉर्डर शेयर। और सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ करता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और सेकंड नंबर पे कौन है? मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको बताया 1643 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और सेकंड नंबर पे मिजोरम के साथ, ये आपको पक्का नहीं पता चली होगी, ठीक है। तो अब इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे एंड आज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।